हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की मीहू को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर थी। उसके ग्रैंडपा मास्टर से बोलते हैं कि प्लीज इसको बचा ले और मास्टर कहते हैं कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता। इतने में वहाँ पर वो आ जाता है जो कि मास्टर से बोलता है कि मैं इस लड़की को बचा सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं तुम जानते हो ना कि अभी तक तुमने मेडिसिन की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो वो बोलता है कि हम मेडिसिन को इसीलिए ही पढ़ते हैं ताकि लोगों की जानें बचा सके। ये बात सुनते हुए ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं इस लड़के से मीहू की शादी करवा दूंगा अगर ये मीहू को ठीक कर देता है तो। और वो मीहू का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। 3 साल बाद हम यंग फैमिली को देखते हैं जो कि बर्बाद होने वाली थी। उनके ग्रैंडपा हॉस्पिटल के बेड पर थे और तभी वो अनाउंस करती है कि अगर कोई भी मिरेकल डॉक्टर मेरे ग्रैंडपा को आकर बचा लेता है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, इवन के मैरिज भी। और दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जो कि मास्टर से बोलता है कि मैं दोबारा से जा रहा हूँ वैंग फैमिली में। तो ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम्हें जाकर मीहू का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना होगा, वरना तुम भी जानते हो कि अगर उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। और वो कहता है कि ये बात मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मेरी फियांसे है और मैं उसको बचाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ता है और काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद जैसा ही जंगल के पास से गुजरता है तो वहाँ पर एक टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उस टाइगर से फाइट करता है अपनी स्किल्स को यूज करते हुए और फिर कहता है कि अगर हम दोबारा मिले तो दोबारा फाइट होगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर शू के क्लिनिक में, जहाँ पर यंग फैमिली की सेकंड लेडी मिस तोंग मौजूद होती है और ली उनको आकर बताती है कि डॉक्टर शू ने बोला है कि वो मास्टर की इलनेस को क्योर नहीं कर सकेंगे। ये सुनते हुए तोंग काफी ज्यादा सैड हो जाती है और ली से कहती है मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। तो ली वहाँ से चली जाती है। इतने में वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो के सामने लिन आती है जो कि पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर वो बोलता है कि मैं शू से मिलने के लिए आया हूँ जो कि मेरा डिसाइपल है, लेकिन लिन उससे बदतमीजी करने लगती है। तभी वो उससे बहस नहीं करना चाहता था और अपनी नीडल्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को टेम्पररी पैरालाइज करके घर के अंदर चला जाता है। अब वो डॉक्टर शू को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और रूम में जाकर देखता है जहाँ पर तोंग नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। तोंग के पाँव में मोच आ जाती है। तभी वो उसकी मोच को ठीक करता है और फिर उससे पूछता है कि हाँ बताओ कौन हो तुम। और तोंग कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो यहाँ पर डॉक्टर शू से मिलने के लिए आया है। जिसके बाद वो तोंग को देखते हुए सोचता है कि मैं इसकी आवाज वापस ला सकता हूँ क्योंकि वो तो उससे इशारों में ही बात कर रही थी। और फिर अपनी नीडल्स का यूज करते हुए कुछ स्पेल्स कास्ट करता है जिससे वो बोलने लगती है, लेकिन वो कुछ वर्ड्स ही बोल पाती है कि इतने में वो को एक कॉल आ गई थी और वो दोबारा बात नहीं कर पाती। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम ली को देखते हैं जो कि रूम में आते हुए तोंग से पूछती है कि ये कौन था, आपको क्या हुआ। तो तोंग उसे इशारों में बताती है कि हमें इस पर्सन का पीछा करना होगा। और दूसरी तरफ वो बाहर आते हुए लिन के पास से अपनी नीडल्स निकालते हुए वहाँ से भी चला जाता है। तो लिन सोचती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी और अंदर आते हुए डॉक्टर शू से बोलती है कि मास्टर प्लीज मेरी हेल्प करें। तो तभी मास्टर बोलते हैं कि किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। तो लिन बताती है कि एक पर्सन था जो कि आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी मास्टर बोलते हैं ओ तो उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया होगा। तभी तोंग वहाँ पर आते हुए पूछती है कि आपके अलावा यहाँ पर कोई मिरेकल डॉक्टर है क्या। तो तभी डॉक्टर शू कहते हैं कि नहीं, मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरे मास्टर आने वाले थे लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए। तभी तोंग ली से कहती है कि जाकर कैमरास चेक करवाओ। बाहर आते हुए वो अपने फ्रेंड शेन से मिलता है जो कि उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और उसके लिए एक डिसाइपल की तरह था। और शेन बोलता है कि मेरे लिए तो जॉब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। और वो कहता है कि चलो फिर जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर मेरी फियांसे से मिलने जाते हैं। 3 साल हो गए हैं उसको देखे हुए। रात में हम लिंग को देखते हैं जो कि घर आती है। तभी तोंग उसके पास भागते हुए जाती है और उसे बताती है यहाँ पर एक मिरेकल डॉक्टर आया था, उसकी वजह से मैं बोल भी पाई। लेकिन ये बात सुनते हुए लिंग को उस पर जरा भी यकीन नहीं आता और वो बोलती है कि अगर सच में वो इतना ज्यादा इनक्रेडिबल था तो फिर तुम अभी बात क्यों नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आंट और अंकल सिर्फ ग्रैंडपा के मरने का वेट कर रहे हैं ताकि सारे एसेट्स को वो डिवाइड कर लें, लेकिन मैं यंग फैमिली को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए वो घर के अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ तोंग सोचने लगती है कि मैं उसको ढूंढ कर रहूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वो को देखते हैं जो कि जाता है अपने फियांसे से मिलने के लिए, लेकिन मीहू की मदर बोलती है कि तुम इस काबिल हो कि मैं मीहू की तुमसे शादी करवा दूं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो वो मीहू से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो मीहू बोलती है कि मैं अपनी मदर की बात ही मानूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। इतने में उस
उसका न्यू फियांसे जो भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे मीहो की मदर उसकी शादी करवाना चाहती थी, और वो शेन के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहीं पर तोंग भी ली के साथ आते हुए बोलती है यही है वो पर्सन, और फिर वो से कहती है कि अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को ट्रीट करोगे तो फिर हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। और ली कहती है कि ये तो बहुत यंग है, क्या सच में ये इतना स्किल्ड है मैडम? अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उनसे बदतमीजी करने लगते हैं, और तोंग को बचाने के लिए ली जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो कहता है क्या तुम मुझे रोकोगी? लेकिन ली को कराटे आते थे, लेकिन ली उन सब लोगों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी, और तभी उनको बचाने के लिए वो आगे आता है जो कि अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उन सबसे एक साथ फाइट करता है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है तो वो पर्सन कहता है मेरे बॉस यहाँ पर आ गए हैं, अब ये तुमसे फाइट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि फाइट शुरू हो पाती ली बोलती है तुम लियो हो ना, क्या तुम चेन को जानते हो? तुम शायद मरना चाहते हो उसके हाथों। और चेन को कॉल करते हुए बोलती है कि अपने सबऑर्डिनेट को जरा समझा लो। तो चेन कहता है कि लियो क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है, फौरन से वापस आ जाओ किसी को भी तंग किए बगैर। इस पर लियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने डिसाइपल को डांटता है कि तुम पागल हो गए थे क्या, और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद ली बोलती है कि क्या सच में तुम एक स्किल्ड और मिरेकल डॉक्टर हो? अगर हो तो हमें बताओ। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं स्किल्ड या मिरेकल डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी ली कहती है कि मैडम मैंने आपसे बोला भी था, और उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने में शेन भागते हुए आता है उनको रोकने के लिए, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। इसके बाद वो और शेन भी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि उस रेस्टोरेंट के ओनर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो कपल उनसे पैसे मांगता है। अब उन दोनों के पास तो पैसे थे ही नहीं, तभी वो उनको एक्सचेंज में कुछ मेडिसिन देता है। तो वो पर्सन कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। वो बाहर जाते हुए शेन से कहता है कि जरा मुझे चेन के पास तो ले जाओ, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शेन इसके लिए मान जाता है और वो को अपनी बाइक पर बिठाते हुए बाइक आगे बढ़ा देता है, और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं चेन को जो कि लॉन्ग से मिलने के लिए आया था, और लॉन्ग कहता है कि तुम मेरी मीटिंग करवाओगे लिंक से। ये बात सुनते हुए चेन कहता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन लॉन्ग के प्रेशराइज करने पर और थोड़ा लालच देने पर वो मान जाता है। कुछ ही देर में वू और शेन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उनको अंदर एंटर नहीं होने देते क्योंकि उनके पास कोई भी पास नहीं थे, और वो उन सारे गार्ड से फाइट करने लगता है कि इतने में कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर आती हैं और एंट्री होती है लिंक की। लिंक को गार्ड बताता है कि वो यहाँ पर तमाशा कर रहा है जबकि इसके पास कोई ब्लैक कार्ड है ही नहीं। इस पर लिंक उसे कुछ पैसे देने का बोलती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि इस वक्त वो तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और दूसरी तरफ हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि लिंक की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। वो शेन को लेकर वहाँ से चला जाता है कि अंदर जाने का हम कोई और रास्ता सोचते हैं, और लिंक पहुँच जाती है लॉन्ग के पास जो कि सारी प्लानिंग कर चुका था लिंक को फंसाने की। और जैसे ही उसके गार्ड्स लिंक के साथ आते हैं तो लॉन्ग बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात होगी और हम दोनों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। लिंक इसके लिए मान जाती है और अपने गार्ड्स और असिस्टेंट को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद सोफे पर आकर बैठते हुए बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। तो लॉन्ग उसके सामने वाइन करते हुए बोलता है कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया, आप पी सकते हैं। और लिंक वाइन पीने के बाद बोलती है कि हाँ बताओ अब क्या बात करनी है। लेकिन उसको वाइन पीता देखकर लॉन्ग के फेस पर एक इवल स्माइल आ गई थी, और फिर वो लिंक से कहता है कि वैसे ही तुम्हारे ग्रैंडपा तो मरने वाले हैं, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो लिंक बोलती है अगर यही बात है तो मैं यहाँ से जाऊँ। तभी लॉन्ग कहता है कि जरा सोचो, अगर तुम्हारे ग्रैंडपा आज ही मर जाएं तो फिर क्या होगा तुम्हारा, कौन होगा तुम्हें सपोर्ट या प्रोटेक्ट करने के लिए। अब लॉन्ग बताने लगता है कि मैं तुम्हें सारी बात क्लियर बताऊं तो तुम्हारे अंकल और आंट यही चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए, और उन्होंने मुझे हायर भी किया है। तो लिंक कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली क्योंकि मैं सब कुछ पहले से जानती हूँ। और फिर जब लॉन्ग को और कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो उसे कुछ ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस भी दिखाता है। तभी लिंक बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और ये कहते हुए वहाँ से उठकर वो जाने ही वाली थी कि अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो दोबारा से गिर जाती है। और लॉन्ग बोलता है मैं जानता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। मुझे उम्मीद है कि मुझे क्रूअल बनने के लिए तुम बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगी। लिंक खुद को बचाने के लिए आवाज देती है लेकिन उसकी आवाज बाहर तक गई ही नहीं थी, और तभी वो उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ड्रग्स उस पर पूरी तरह से असर कर चुके थे। अब लिंक भागते हुए स्टेयर्स तक पहुँच चुकी थी और लॉन्ग उसके पास आता है मुस्कुराते हुए क्योंकि वो जानता था कि लिंक यहाँ से भाग नहीं पाएगी। शायद लॉन्ग को लिंक
उससे फायदा हासिल करने से ज्यादा उसे टॉर्चर करने में मजा आ रहा था। लिंक के आंसू, उसके चेहरे का डर उसको मजा दे रहा था और फिर वो उसे उठाते हुए ले जाता है अपने रूम में और अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए वो लिंक के करीब जाता है और लिंक पर पूरी तरह से ड्रग का असर हो चुका था और वो बेहोश हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो लिंक को टच कर पाता, वहाँ पर वो की एंट्री होती है जो कि उसे देखते हुए बोलता है कि ये रूम तो है चेन का, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लॉन्ग उससे फाइट करने के लिए जाता है लेकिन वो का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपनी नीडल्स और स्किल्स का यूज करते हुए उसकी बॉडी को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है। इतने में हम लिंक को देखते हैं जिसको होश आ चुका था और वो उड़ते हुए वो के करीब आती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और लिंग उसके करीब आते हुए उसको किस करने लगती है और ये सब कुछ न चाहते हुए भी लॉन्ग को देखना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को देखते हैं जो कि ली के साथ जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स चेक करते हुए बोलता है कि बहुत टाइम से तुम्हारी कोई भी प्रोग्रेस शो नहीं हो रही थी, तो अचानक से ये प्रोग्रेस कैसे शो हुई, तुमने किसी से कोई ट्रीटमेंट करवाया क्या। और ली की तरफ देखते हुए तोंग बोलती है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था ना, अब यकीन आ गया। ली कहती है कि ठीक है लेकिन मुझे अभी कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी करनी होगी। तो तोंग कहती है कि सबसे पहले हमें उस पर्सन को ढूंढना चाहिए और दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जिसके सीने पर सर रखते हुए लिंक सो रही थी और वो सोचता है कि जब तुम्हें होश आएगा तो तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करोगी और तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इतने में लिंक को होश आता है और अपने सामने वो को देखते हुए बोलती है कि कौन हो तुम। तो वो कहता है कि इस पर्सन ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं इनोसेंट हूँ और तुमने क्या किया। अब लिंक जल्दी से अपना ड्रेस सेट करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती है कि वो भी उसके पीछे ही आ रहा था। तो वो उसको मुड़ते हुए बोलती है क्या जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को पता ना चले। तो वो कहता है कि अगर पता चल भी गया तो मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो फिर भी उसे मना करते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले लॉन्ग को एक किक मारना नहीं भूलती और बाहर निकलते हुए चेन से बोलती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही बाहर जाती है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हम पर अटैक हो गया था, हमने तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है, इसीलिए हम आपके पास भी नहीं रुक सके। आगे बढ़ते हुए लिंक सोचने लगती है कि उस पर्सन ने लॉन्ग के आदमियों से पंगा लिया है, वो तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो भी वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि मेरे साथ वापस आओ और वो दोबारा से जाती है उसी शेन के रूम में। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो देखती है कि वहाँ पर तो सब लोग पिट चुके थे और वो बहुत ही मजे से खड़ा था और उसे देखते हुए वो बोलता है अरे डार्लिंग तुम मुझे मिस कर रही थी इतनी जल्दी। तो लिंक कहती है कि मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें हेट करती हूँ और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेन वू से बोलता है कि तुम जानते हो तुमने किससे पंगा ले लिया, तुम कहीं भी छुप जाओ अब तुम बच नहीं सकते। तभी वो कहता है ये फजूल बातें बंद करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम व्हील चेयर पर हो और मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। शेन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, तभी वो उसको प्रूफ देने के लिए अपनी नीडल्स का यूज करता है। ये देखते हुए शेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि मैं इसको फेल कर सकता हूँ और उसे यकीन आने लगता है कि वो उसको ट्रीट कर सकता है। दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही मौजूद थी और ली उसके पास आते हुए बोलती है कि मैंने वो के बारे में सब कुछ पता लगा लिया, उसने वैंग फैमिली की यंग लेडी को बचाया था इस शर्त पर कि मीहू उसके फियांसे बन जाएगी। लेकिन 3 साल बाद जैसे ही वो वापस आया तो मिस वैंग ने मीहू की उससे शादी करने से मना कर दिया। ये सब सुनते हुए वो तो मुझे इतना ज्यादा स्किल्ड भी नहीं लगता, वरना वैंग फैमिली उसे क्यों ठुकराती। ये सुनते हुए तोंग उसे बोलती है कि हम लोगों की बातों में नहीं आ सकते, चलो मिस वैंग के पास चलते हैं ताकि सच का पता लगाएं। और दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जिसे वो कहता है कि जरा खड़े होने की कोशिश करो और वो जैसे ही खड़ा होता है तो एक दफा तो गिरने ही वाला था, लेकिन फिर वो अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि फाइनली इतने सालों बाद अब वो चल सकेगा। और फिर वो से कहता है कि तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करने को रेडी हूँ। तो वो कहता है कि मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ट्रीट करने में इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मीहू को देखते हैं जो कि शीशे के सामने बैठी हुई थी और उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम्हें जो के करीब जाना होगा ताकि तुम यंग फैमिली में अपनी जगह बना सको। तो मीहू कहती है कि मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसका कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा अच्छा हो। तो उसकी मदर कहती है कि तुम वो को उससे कंपेयर
मत करो। तभी मीहू बोलती है कि मैंने उसे कंपेयर किया भी नहीं, लेकिन इतने में उसे चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो गई थी। मीहू की मदर उसे लेकर हॉस्पिटल जाती हैं तो वहाँ पर जो आता है, जो कि मीहू के करीब आकर उसका ब्लैंकेट हटाता है कि इतने में मीहू को होश आ गया था और उसकी मदर उसके पास आते हुए बोलती है कि तुम्हारी बस शुगर लो हो गई थी, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। इसके बाद मीहू की मदर वहाँ से चली जाती है मीहू को इशारा करते हुए और जो फिर से उसके क्लोज आता है, लेकिन मीहू उसे रेड सिग्नल देती है, जिस पर जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर मीहू को धमकाते हुए वो बोलता है कि देख लो तुम्हारे ग्रैंडपा की हालत बहुत बुरी है, डॉक्टर शू के अलावा उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, तो अगर तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। इधर शेन फिर से चलने की कोशिश करता है तो उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि कुछ टाइम पहले हम सोच रहे थे कि आप हमेशा व्हील चेयर पर रहेंगे, इस वू के पास बहुत सी स्किल्स हैं, अगर हम उसकी स्किल्स को यूज करें यांग फैमिली के ग्रैंडपा को बचाने के लिए तो हमें बहुत सा कमीशन मिल सकता है। इस पर शेन उसे बोलता है कि वू की स्किल के बारे में किसी को भी पता न चलने पाए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वैंग, मीहू और जो को, जो कि ग्रैंडपा को लेकर डॉक्टर शू के क्लिनिक जाते हैं, लेकिन वहीं पर ही वू और चेन भी आ गए थे और मिस वैंग कहती है कि एक तो ये भूतों की तरह हमारा पीछा कर रहा है, कब जान छोड़ेगा ये हमारी, मैं तो थक गई हूँ इसकी शक्ल देख देख कर। तभी सामने एक पर्सन आते हुए पूछता है कि आपको किससे मिलना है, तो वो बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर शू से मिलना है। इतने में वो भी आगे आता हुए कहता है मुझे अंदर जाने दो, मैं शू से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो पर्सन उनको अंदर एंटर नहीं होने देता और मीहू वो पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें भी डिले हो रहा है। अब ग्रैंडपा की हालत खराब होने लगती है तो वो आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से उनके पीठ पर मारता है, जिससे उनके मुंह से ब्लड निकलता है। ये देखकर मीहू काफी ज्यादा घबरा जाती है तो वो बोलता है कि अगर मैं अभी ना होता तो ये कब के मर चुके होते। अब मीहू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वो शू को कॉल करते हुए बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये देखते हुए ली, जो कि तोंग के साथ वहाँ पर आई होती है, बोलती है मुझे तो लगता है इसे शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, लेकिन तोंग उसे कहती है कि बातें ना करो, चुपचाप उसकी बातें सुनो। और दूसरी तरफ मीहू फिर से वो पर गुस्सा करने लगती है तो वो सोचता है कि मैं इनसे दिमाग नहीं लड़ा सकता और ना ही बातों में इनका मुकाबला कर सकता हूँ। ली तोंग से कहती है कि अगर 1 मिनट के अंदर यहाँ पर डॉक्टर शू नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि ये पर्सन सबको बेवकूफ बना रहा है। इतने में लिन बाहर आती है और वो को सामने देखते हुए बोलती है तुम यहाँ पर फिर से, तो वो कहता है मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी मत करना, पिछली नीडल्स को भूल गई हो क्या। अब उन दोनों में बहस होने लगती है जिसमें वो बता देता है कि वो शू का मास्टर है और तभी मिस वैंग उस पर हंसते हुए बोलती है कि तुम मिस्टर शू के मास्टर हो, तुमने उनकी एज देखी है और जरा अपनी एज देखो, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। और लिन कहती है कि मैंने आज से पहले इसे यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। ये सुनते हुए ली बोलती है देखा तोंग, मैं कह रही थी ना कि ये पर्सन स्किल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैनेजर को ही इसके बारे में पता ना हो। अभी ये सारी बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर एक पर्सन जिन आ जाता है कुछ लोगों के साथ। इतने में मिस वैंग भी वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे भी अपना इंट्रो करवाता है, लेकिन इतने में ग्रैंडपा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और मीहू रोते हुए लिन से कहती है कि प्लीज इनको बचा ले, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके सामने भीख भी मांग सकती हूँ। तो लिन कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और ग्रैंडपा को लेकर वो अंदर रूम में चले जाते हैं। तभी वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगी। मिस वैंग उसे कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती और वो सब वहाँ से अंदर चले जाते हैं। इतने में ली और तोंग वहाँ पर आते हैं और तोंग वो का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। लिन नीडल्स का यूज करने लगती है लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो ट्रेन नहीं थी और वो को वहाँ पर आता हुआ देखकर मीहू कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सब खराब कर दोगे और उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर शू आते हैं जो कि बोलते हैं कि इतना वेट मत करो और उनके हाथ में एक नीडल डाल देते हैं और ऐसा करने से ग्रैंडपा की बॉडी मूव करना बंद कर देती है। और ये देखते हुए मिस वैंग बच्चों की तरह रोने लगती है और मीहू भी बेहोश हो गई थी, जिसे देखते हुए वो वापस आ जाता है और उसे सोफे पर बिठाता है। अब वो आगे बढ़ते हुए मिस्टर शू को बताने लगता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना होगा और नीडल्स का यूज करते हुए वो ग्रैंडपा को होश में लाने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई थी। और मिस वैंग रोने लगती है कि ग्रैंडपा तो होश में नहीं आए और ये देखते हुए जो कहता है कि तुम्हारी ये सारी सिर्फ बातें ही थी, लेकिन वो को अब चक्कर आने लगे थे। और ली बोलती है देखा तोंग, इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ बातें कर सकता है। वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ता है और सब लोग वहाँ से
जाने लगे थे तभी मिस वैंग बोलती है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया और यहाँ से भागना चाहते हो। और जैसे ही वो वू के पीछे जाने ही वाली थी कि ग्रैंडपा उसका हाथ पकड़ते हैं, जिस पर वो बोलती है अरे डैड मेरा हाथ छोड़ दे, मैं आज इस पर्सन को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि ग्रैंडपा ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो कहती है क्या मतलब आप जिंदा हैं? और सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वाकई ही ग्रैंडपा आंखें खोल चुके थे। अब ली बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मर गया था ना। तो लिन कहती है जब मेरे मास्टर यहाँ पर हों तो ऐसा नहीं हो सकता। और शू बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ग्रैंडपा होश में सिर्फ उसकी वजह से आए हों। जो भी मिस्टर शू की तारीफें करने लगता है तो मिस्टर शू बोलते हैं कि मेरी सारी एनर्जी यूज हो चुकी है, अब मुझे प्रैक्टिस करने जाना होगा और ये जो पर्सन इतना शोर कर रहा है इसको यहाँ से बाहर निकालो। और उसको निकालने के बाद हम जिन और जैंग को भी देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगे थे। और तोंग शेन के पास आते हुए बोलती है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारा साथी कहाँ पर है। शेन एक तरफ इशारा करता है तो वो जल्दी से तरफ भाग गई थी। बाहर जाते हुए मिस जैंग को जिन बोलता है कि आप फिक्र मत करें, मैं मिस्टर शू के साथ कोई मीटिंग अरेंज कर ही लूंगा। तोंग वो को ढूंढते हुए एक रूम के पास आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसको नेकेड देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो दोबारा से दरवाजा बंद करती है और वो कपड़े पहनता है तो वो रूम के अंदर आ जाती है और फिर वो के पास जाते हुए बोलती है कि तुम ही वो मिरेकल डॉक्टर हो ना। लेकिन वो कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चली जाए यहाँ से, मुझे सोना है। और ये कहते हुए बेड पर जाकर लेट जाता है और उसको देखते हुए तोंग भी वहीं पर जाकर लेट जाती है। और जैसे ही वो को इस बात का एहसास होता है तो वो उसे बोलता है आप पागल हो गई हैं क्या? तो तोंग उसे बोलती है देखो अगर तुम ग्रैंडपा को ट्रीट करने के लिए मान जाते हो तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। अभी वो ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वो बेड से उठता है और तोंग उसको रोकने के लिए जैसे ही उठती है तो उसका पाँव स्लिप होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही जमीन पर गिर गए थे। तभी दरवाजा खुलता है और लिन और ली कमरे में आती हैं और उन दोनों को क्लोज देखकर कुछ गलत समझकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी वो बोलता है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर चुकी हैं, जाकर उनको समझाओ। तोंग बाहर जाती है ताकि ली और लिन को समझा सके, लेकिन वो दोनों तो उसके बात सुनने ही नहीं वाली थी क्योंकि वो तो अपनी मर्जी की मालिक है और उन्होंने जो मतलब निकालना था वो निकाल चुकी हैं। और तोंग उनको समझाते हुए चली जाती है वहाँ से। दूसरी तरफ हम लॉन्ग को देखते हैं जो कि जो से मीटिंग करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ टीम अप कर लो। तुम जानते हो कि अगर तुमने मेरे साथ टीम अप नहीं किया तो वो दोनों बहनें तुम्हारे साथ क्या करेंगी? यंग ग्रुप तुमसे छीन लेंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेरी बात मानते हो और मेरे साथ टीम अप करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा यंग ग्रुप में अपने पाँव जमाने पर, और फिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इवन के वो लिंग भी। जो उसकी बात मान जाता है और वो प्लान बनाते हैं ग्रैंडपा को मारने का। कुछ ही देर में मीहू को होश आता है तो भागते हुए वो अपनी मदर के पास जाते हुए बोलती है कि मैं फिर से बेहोश कैसे हो गई? तो उसकी मदर कहती है कि गुस्से की वजह से, फिक्र मत करो ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शू ने अपनी टेक्निक से इनको बचा लिया और वो बदतमीज वो तो सारी लाइमलाइट छीनना चाहता था, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि ग्रैंडपा ने तुम्हारी मैरिज उससे फिक्स कैसे कर दी। ये बात सुनते हुए मीहू बोलती है कि हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे ग्रैंडपा का इलाज होता रहे डॉक्टर शू से, और ये हमें हर हाल में करना होगा। इतने में वो वहाँ पर आते हुए मीहू को बताता है कि तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, ये पिल्स खा लो, इससे तुम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हें ट्रीट भी करता रहूंगा, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि तुम्हारी बीमारी बिगड़ जाए। मिस वैंग और मीहू उसकी कोई बात सुनती ही नहीं है और वो वू से कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो इतनी ज्यादा बातें तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मिस वैंग पर अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कुछ टाइम के लिए उनको पैरालाइज कर देता है। मीहू बोलती है मेरी मदर के साथ तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि इनकी चिक चिक से मेरे कान पक चुके हैं। मीहू भी वो को बातें सुनाने लगती है जब वो कहता है कि अब तुम भी बातें सुनाने लगी, और उसे मेडिसिन जबरदस्ती खिलाते हुए वहाँ से चला गया था। और मीहू सोचने लगती है कि आखिर ये पर्सन है क्या चीज। वो वहाँ से बाहर आते हैं तो वो जिन को देखते हैं, जिसको देखते हुए वो दोनों ही भागने लगे थे। कुछ दूर आते हुए शेन पूछता है कि हम भाग क्यों रहे हैं? तो वो बोलता है कि मेस से बचने के लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी वाइफ ने मुझे पैसे दिए हैं, मुझे चेक तो करना होगा कि आखिर कितने पैसे हैं इसमें। उन पैसों को चेक करने के बाद
वो बोलता है कि मुझे सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाना होगा उससे मिलने के लिए। और फिर वो चेन की बातों को भी याद करता है जो कि उसे बोल रहा था कि लिंग एक रिच लेडी है, लेकिन उसके साथ इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हो गई हैं कि अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो सोचने लगता है कि मैं उसकी परेशानी को कैसे दूर करूं। और दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि मिस जैंग के साथ मौजूद थी और मिस जैंग उसे वार्न करती हैं कि यंग ग्रुप को बहुत ज्यादा खतरा है। कुछ लोग हैं जो कि इसको यूज करते हुए अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लोगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता था कि मैं तुम्हें पहले वार्न कर दूं। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं और लिन किसी को कॉल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस वैंग को देखते हैं जो कि लिन के साथ बैठी हुई थी और मीहू की रिपोर्ट उसे चेक करवाती है। तभी लिन बताती है कि इसमें बीमारी के सिम्टम्स दोबारा से शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मीहू की हालत बिगड़ने वाली है। ये सुनते हुए मिस वैंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है ये सब कुछ वो की वजह से हुआ है, लेकिन क्या डॉक्टर शू मीहू को ठीक नहीं कर सकते? ये बात सुनते हुए लिन कहती है कि मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ग्रैंड मास्टर वो तो कुछ कर सकते हैं। मिस वैंग कहती है कि कौन है तुम्हारा ग्रैंड मास्टर? अभी लिन कुछ बताने ही वाली होती है कि उसे कॉल आ गई थी। वो कॉल सुनते हुए वहाँ से चली जाती है और मिस वैंग उससे कुछ भी नहीं पूछ पाती। इतने में मीहू वहाँ पर आती है और मिस वैंग से बोलती है आप क्यों परेशान है? क्या वू ने मेरी मेडिसिन में पॉइजन मिला दिया था? तो मिस वैंग कहती है कि मैं जो तुम्हें अभी बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि यंग हाउस में वापस आती है और स्टेयर्स चढ़ते हुए वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। इतने में तोंग जो कि सीढ़ियाँ उतर रही थी उसे देखते हुए बोलती है सिस्टर आप ठीक तो है? मुझे अब ठीक नहीं लग रही। लिंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तोंग एक्साइटेड होते हुए उसे बताने लगती है कि आज मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा जिसने मरते हुए इंसान को बचा लिया, क्या पता वो ग्रैंडपा को भी ठीक कर दे। ये सुनते हुए लिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हें पता है कहाँ पर है वो? तो तोंग कहती है हम उसे ढूंढ लेंगे, कभी भी मेरे हाथ ही नहीं आता। लेकिन सिस्टर क्या आपको श्योरिटी है कि आप ग्रैंडपा को बचा सकती हैं? तो ये सुनते हुए लिंग फिर से काफी ज्यादा सैड हो जाती है और सोचती है कि क्या यंग फैमिली को बचाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी होगी, किसी ऐसे पर्सन से शादी करनी होगी जिससे मैं नहीं करना चाहती। कुछ ही देर में वहाँ पर वो आता है कुछ गिफ्ट्स लेकर लिंग के लिए, लेकिन गार्ड उसे घर के अंदर ही एंटर नहीं करने देता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं बाद में आ जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। रात में हम लिंग को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रही थी और साथ में वो यंग ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सोच रही होती है और सोचती है कि क्या सच में मुझे उस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। अब वो ट्रूली वो के बारे में ही सोच रही होती है और ये सोचते हुए वो दोबारा से पूल के पास जाती है कि इतने में वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसे देखकर लिंग घबराती है और पूल में गिरने वाली थी कि जब वो उसको गिरने से बचाता है, लेकिन वो उसको साथ लेकर पूल में गिर गई थी। कुछ ही देर में वो पूल से बाहर आते हैं तो लिंग बोलती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? तो तभी वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनते हुए लिंग काफी ज्यादा घबराती है और कहती है मैंने कहा था ना कि सब भूल जाओ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई या फिर तुम्हें और पैसों की जरूरत है? बताओ कितने पैसे ट्रांसफर करूँ तुम्हें? वो कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे लेने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। और फिर वो सारे गिफ्ट्स निकालकर उसके सामने रखते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। ये सुनते हुए लिंग कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो भी सिर्फ वन नाइट स्टैंड की वजह से। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी मेडिकल स्किल्स पर शक है क्या? मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर एक दफा टेस्ट करवा कर देख लो। मैं ये भी जानता हूँ कि यंग फैमिली इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनते हुए लिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो से कहती है कि इस मेस में पड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो दोबारा से पूल के पास जाती है, लेकिन इस बार वो उसके करीब आते हुए उसे अपने क्लोज करके उसे किस करने लगता है। तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे फिर से वही नाइट याद आने लगी थी, जिसके बाद वो को रोकने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर तोंग आ जाती है तो वो दोनों ही डिस्टेंस पर आ जाते हैं। तो तोंग कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लिंग भी वहाँ से जाने ही वाली थी जब वो उसे रोकते हुए कहता है कि किसी और से शादी मत करो। तो लिंग कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। लिंग के वहाँ से जाने के बाद वो वहीं पर खड़े होकर सोचने लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे पास सिर्फ मेडिकल
स्किल्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं सारी स्किल्स हासिल कर सकूं और मैं फिर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं। लिंग वहाँ से तोंग के पास जाती है जो कि उसके लिए चाय बनाकर उसका वेट कर रही थी और बहुत ही एक्साइटेड होकर वो लिंग से कहती है कि ये कौन था, क्या मैं इसको अपना ब्रदर इन लॉ बोल सकती हूँ। तो लिंग हंसने लगती है और तोंग स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। कुछ ही देर में वू शेन के साथ फिर से उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर वो लास्ट टाइम गया था और इस बार रेस्टोरेंट के ओनर उसे फ्री में ही सारा खाना खिलाते हैं क्योंकि वो उनको ट्रीट जो कर रहा था फ्री में। और शेन बोलता है तुम तो कमाल के हो, खाना भी फ्री में मिलेगा अब हमें। और दूसरी तरफ लिंग अपने रूम में बैठे हुए बार बार वू के बारे में ही सोचती है और सोचती है कि क्या सच में वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा। अगर वो मेरी लाइफ में आया तो मेरे साथ साथ उसकी लाइफ भी मुश्किल में पड़ जाएगी। और हमारा सीन फिर से वू पर शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन आते हुए उसे कहती है कि ग्रैंड मास्टर आपने मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे मस्का लगाने के लिए यहाँ पर आई हो। तभी लिन उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती बल्कि दिल से बात कर रही हूँ। ये बात सुनते हुए वो बोलता है कि तुमने अभी तक नीलिंग सेरेमनी भी नहीं की मेरी। तो लिन हंसते हुए जाकर उसके सामने नील डाउन होती है और फिर कहती है कि ग्रैंड मास्टर जल्दी से मेरा गिफ्ट दे। तो ये बात सुनते हुए वो उसे एक बुक देते हुए कहता है कि ये मेडिकल बुक है, इसको पढ़ना स्टार्ट करो। और लिन हंसते हुए उस बुक को लेकर दोबारा से चेयर पर आकर बैठ जाती है। इतने में वहाँ पर जिन आता है अपने कुछ आदमियों के साथ और वो उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन वो कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से लेकर जाने वाले। तभी एक गार्ड वो से बदतमीजी करने लगता है तो जिन उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, बात को बिगाड़ दोगे तुम। और उसके जाने के बाद वो फिर से वो से कहता है कि मेरी बात मान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन वो कहता है तुम मुझे यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। अब जिन उसे धमकाने लगता है कि बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ तुम जानते भी नहीं हो। कि इतने में ली और तोंग वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन तोंग जैसे ही वो के करीब आती है तो उसे वहाँ पर लिंग की स्मेल आने लगी थी और वो सोचती है कि मेरी सिस्टर के सेंट की स्मेल यहाँ पर कैसे आ सकती है। और फिर फ्लैशबैक को याद करते हुए सोचती है कि कहीं यही तो मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं। जिन खुद को ली और तोंग के सामने इंट्रोड्यूस करवाने लगता है तो ली कहती है कि वो हमारा गेस्ट है, तुम इसको तंग नहीं कर सकते। ली जिन को शटअप कॉल देते हुए वहाँ से भिजवाने ही वाली थी कि वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ और जिन के साथ चला जाता है। और तभी ली बोलती है कि जाने से पहले इसने तोंग को सिस्टर इन लॉ क्यों बोला। तोंग कहती है ये सारी बातें अभी छोड़ दो, सबसे पहले तुम गार्ड्स को ऑर्डर दो कि वो उसको प्रोटेक्ट करें। सीन चेंज होता है और हम चैन को देखते हैं जो कि लॉन्ग के साथ मौजूद था और उसे बताता है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो हम उसे तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले क्योंकि हमें वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो लॉन्ग उसके साथ 100 मिलियन की डील करता है जिस पर चैन मान गया था। अब वो जैसे ही जैंग के सामने जाकर बैठता है तो तभी वहाँ पर लिंग की कॉल आती है जो कि मिस जैंग को बताती है कि वो उनके बेटे टिंग से शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनते हुए टिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि अचानक से वो मानी कैसे। मिस जैंग उसे चुप रहने का इशारा करते हुए फिर से लिंग से बात करने लगती है जो कि शर्त रखती है कि 1 साल से पहले वो शादी नहीं करेगी। और मिस जैंग इसके लिए मान जाती है और अपने बेटे को सारी बात बताती है और कहती है फिक्र मत करो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। और उनका बेटा टिंग खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है जिन और बाकी सबके साथ। उनके बेटे के जाने के बाद वो के करीब आते हुए बोलती है कि जरा मुझे चेक तो करो और वो उनके फेस की तरफ देखने लगता है। और दूसरी तरफ टिंग बाहर जाते हुए जिन से कहता है कि ये पर्सन कौन है इन चीप कपड़ों में। तो जिन कहता है अरे पता नहीं, आपकी मदर ने ही बुलाया है किसी को। दूसरी तरफ वो जैंग से पूछने लगता है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो जैंग उसको आंसर करती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम 11 नीडल्स को यूज कर सकते हो और 11 नीडल्स को यूज करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है जितना के लोग समझते हैं, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। ये बात सुनते हुए वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और मैं इसमें फेल भी हो सकता हूँ और आपके साथ कुछ भी हो जाए इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जैंग बोलती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कर लोगे, तुम बस मुझे क्योर करना स्टार्ट करो। अगर तुम मुझे क्योर करना स्टार्ट करोगे तो डॉक्टर शू का क्लिनिक हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही वो कुछ शर्तें रखती है जिसमें वो से कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्योर तो कर सकता हूँ लेकिन इन सारी शर्तों को मैं कब मानूंगा ये मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर वो अपनी नीडल का यूज करते हुए जैंग को क्योर करने लगता है। अपने ट्रीटमेंट को खत्म करने के बाद वो फिर से जैंग से बात करता है और जैंग से कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरी वाइफ से शादी करने के बारे में सोच रहा है, तुम क्या चाहती
चाहती हूँ कि मैं उसे मजबूर करूँ कि वो मुझे डैड बोले। तभी ज़ेंग कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो जो मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत रखते हो, और उसके बात सुनते हुए वो स्माइल करता है। जिसके बाद ज़ेंग उससे कहती है कि तुम्हें वैंग फैमिली ने ठुकरा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वुमेन तुम्हारी इज्जत कर पाएगी? ये बात सुनते हुए वो उसे कहता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है और ये इतना बड़ा मसला नहीं कि जिसके बारे में मैं सोचूं, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो तोंग उसके सामने आते हुए बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलवाऊं। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। तभी तोंग उसका बाजू पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो को साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम तेंग और जिन को देखते हैं जो कि क्लब में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही लाउड म्यूजिक के साथ। और तभी उसकी मदर की उसे कॉल आती है जो कि तिंग से कहती है कि अब तुम्हारी मैरिज में हमारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी, तुम्हें जितना जल्दी हो सके लिंग का दिल जीतना होगा। ये कहकर वो तो फोन बंद कर देती है और वो जिन से कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि लिंग का दिल जीत सकूं। इस पर जिन कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लिंग की कुछ वीकनेस है, अगर आप उनके ग्रैंडपा को ठीक कर देंगे तो वो सब करेंगी जो कि आप चाहेंगे। फिर हम देखते हैं वो को जो कि तोंग के साथ गाड़ी में जा रहा था। इतने में उसे कॉल आती है और बताया जाता है कि लॉन्ग का गैंग तुम्हें जान से मारना चाहता है और वो डील भी कर चुका है इसके लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को अपने रूम में अपने बेड पर बेहोश पड़ा देखते हैं और वो जो कि लकीली बच गया था वो उसको क्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर इस वक्त लिंग भी मौजूद थी जो कि वो को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, तुम दोबारा मेरी आंखों के सामने क्यों आ गए? तो लिन बताती है कि ये ग्रैंड मास्टर है। लिन और ली की बातें सुनने के बाद लिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चांस देने को रेडी हूँ, और वो लिन और ली दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है और फिर तोंग को उठाते हुए जमीन पर खड़ा करता है। लेकिन अभी तक वो बेहोश ही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी शर्ट रिमूव करने की कोशिश करता है तो लिंग उसे रोकते हुए कहती है कि तुम क्या इसका फायदा उठाना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पर पहले ही शक था। जिसके बाद वो को मारने लगती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि एक बात याद रखना कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्रेव करता है और सिर्फ तुम ही मेरे लिए मैटर करती हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन ठीक हो जाए। लिंग उसे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन तुम उसको टच भी नहीं करोगे। तो वो कहता है वो भी मेरी फैमिली है, फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो लिंग उसे धक्का देते हुए कहती है कि मैं खुद ही उसका ड्रेस रिमूव कर सकती हूँ और उसकी शर्ट रिमूव करती है ताकि वो अपनी सारी मेडिटेशन को कंप्लीट कर सके। जिसके बाद वो अपने नीडल ट्रीटमेंट को स्टार्ट करता है और दूसरी तरफ हम लॉन्ग को देखते हैं जिससे ये बात बताई जाती है कि वो और तोंग दोनों ही जिंदा हैं, लेकिन जो कार एक्सीडेंट करने के लिए गई थी उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। कॉल बंद करते हुए वो चेन से कहता है कि क्या जो लोग तुमने मुझे प्रोवाइड किए थे वो ट्रस्टवर्दी भी थे? तो चेन कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ डीलिंग की थी, लोग प्रोवाइड करने के लिए, उनके साथ डीलिंग तुमने खुद करनी थी, मुझे क्या पता कि तुम्हारी उनके साथ क्या बात हुई हो। तो लॉन्ग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हें 100 मिलियन दिए थे सिर्फ उसकी जान लेने के लिए और तुम मुझे बता रहे हो कि उसके साथ डीलिंग मुझे खुद करनी थी, तो तुमने सिर्फ पैसे लेने थे उस डीलिंग के लिए। ये बात सुनते हुए चेन बोलता है कि देखो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मैं सिर्फ एक फ्रेंड के लिए किसी दूसरे की जान थोड़ी ले सकता हूँ। और लॉन्ग को ये बात तो समझ में आ जाती है कि चेन उसकी बातों में नहीं आएगा और ना ही वो चेन को फंसा सकेगा। लेकिन क्या चेन उसके साथ कोई गेम खेल रहा है, इसके बारे में उसके लिए पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं जो कि लिंग से कहता है कि मैंने उसके बैक पर सारा नीडल ट्रीटमेंट खत्म कर दिया, अब मुझे तोंग के फ्रंट पर आना होगा ताकि मैं अपनी नीडल्स को यूज करते हुए उसे होश में ला सकूं। तो लिंग कहती है कि इसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सुनते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं कि मेरी वो इंटेंशंस नहीं है जो कि तुम सोच रही हो। इसके बॉडी पर नीडल स्पिन करने के पॉइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है और अगर गलती से किसी गलत पॉइंट में नीडल चली गई तो फिर तुम उस सब की जिम्मेदार होगी। लिंग कहती है मैं फिर भी तुम पर यकीन नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि नीडल्स के अलावा मेरे हाथ कहीं भी नहीं जाएंगे और तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। क्या अभी भी तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा? मैं तुम्हारे सामने कोई गलत हरकत कर सकता हूँ क्या? तो उसकी बातें सुनते हुए लिंग उसको परमिशन दे देती है कि वो तोंग के सामने आकर अपने नीडल ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर ले। अब जैसे ही वो तोंग के सामने आता है तो कुछ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। इस पर लिंग भी घबराते हुए बोलती है क्या प्रॉब्लम है? और जैसे ही वो के करीब आती है तो उसको नोज ब्लीडिंग हो रही थी। लिंग पूछती है कि तुम्हें नोज ब्लीडिंग क्यों होने लगी? तो वो बताता है कि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है जिसकी
वजह से मेरी ये हालत हो ही जाती है। वो बहुत ही गौर से सारे पॉइंट्स को ढूंढने लगा था और लिंग वो उससे बोलता है कि मेरी नोज ब्लीडिंग को साफ करो, तो जल्दी से टिश्यू उठाकर वो उसकी नोज ब्लीडिंग को साफ करने लगती है। कुछ ही देर में वू का ट्रीटमेंट खत्म होता है और होश आ जाता है तोंग को, लेकिन तोंग जैसे ही खुद को अनड्रेस देखती है तो वो चीखने लगती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर तो लिन और ली भी जल्दी से रूम में आ गई थी और उसको देखकर अपनी नजरें फेरती हैं और लिंग बताने लगती है कि गलत मत समझो, ये बस तुम्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था। और वो तोंग के चेहरे पर कपड़ा डालते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए तुम कुछ भी मत सोचो, पेशेंट का कोई भी जेंडर नहीं होता और डॉक्टर एक डॉक्टर है बस। इतने में लिंग को रियलाइज होता है कि कुछ देर पहले तोंग चीखी और वो खुश होते हुए बोलती है, तोंग कुछ देर पहले सच में तुम चीखी थी, तुम बात करने लगी हो। और तोंग अभी तक सोच रही थी कि मैं दोबारा लिंग को फेस कैसे करूंगी, ये सब क्या हो रहा है। तभी लिन कहती है कि ये जरूर शाय फील कर रही होगी, ग्रैंड मास्टर एक मेल है ना। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आप मुझे बता देते, नीडल वर्क मैं कर लेती और आप मुझे बस गाइड करते रहते। तो वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, इसीलिए मैंने ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लिया कि जिसकी वजह से तोंग की जान खतरे में पड़े। ये सुनते हुए लिन बोलती है, फिर आप इतना आहिस्ता आहिस्ता नीडल वर्क क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि इसमें बैलेंस चाहिए। ये बात सुनते हुए लिन कहती है, वैंग के टाइम पर बैलेंस कहाँ पर था, वैंग ग्रैंडपा के टाइम पर तो आपने नीडल वर्क इतनी जल्दी जल्दी किया था। लिन की बातें सुनते हुए लिन को वो पर कुछ शक होने लगता है। तभी वो लिन से पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या तोंग के बॉडी पॉइंट्स ढूंढना कुछ ज्यादा मुश्किल था। ये सुनते हुए वो बताती है कि नहीं, इसके बॉडी पॉइंट्स ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। और वो बताता है कि बस मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था, इसीलिए ही मैंने इसकी शर्ट को रिमूव करवाया। लेकिन लिंग गुस्से से उसको घूरती है। उसके घूरने पर वो इतना घबरा जाता है कि उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए लिन से कहता है कि इसकी नीडल्स निकाल देना। और तोंग दोबारा से बेहोश हो गई थी। अब वो भागते हुए बाहर जाता है और सोचता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ। दूसरी तरफ लिंग अभी इसी बात पर ही खुश थी कि चलो तोंग ने बात तो की और फाइनली उसे कोई ना कोई ऐसा साइन तो मिला कि तोंग बात कर सकती है। कुछ ही देर में चेन वू को कॉल करते हुए उसे बताता है कि लॉन्ग तुम्हारी जान लेना चाहता है, इसलिए तुम्हें बचकर रहना होगा, तुम मेरा साथ दे रहे हो उसके लिए थैंक यू। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। और कॉल बंद करते हुए चेन सुकून की सांस लेता है। कुछ देर के बाद लिंग तोंग से कहती है कि दोबारा बोलने की ट्राई करो और तोंग दोबारा ट्राई भी करती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती। और ली बोलती है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि वो पर्सन इतना स्किल नहीं है जितना कि ये समझ रही है, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। और लिन सोचने लगती है कि क्या मैं ग्रैंड मास्टर के हाथों बेवकूफ बन गई, वो अभी इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। लिंग को वो पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो तोंग से कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मिस जैंग के बेटे तिंग से शादी करूंगी और बदले में वो ग्रैंडपा को भी ठीक कर देंगे और जो मास्टर जिससे वो ग्रैंडपा को ठीक करवाएंगे उन्हीं से मैं तुम्हें भी क्योर करवा लूंगी। ये बात सुनते हुए तोंग कहती है कि ये सब क्या आपकी कंसेंट से हो रहा है, अपने साथ ऐसा मत करें सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मैं जानती हूँ कि यंग ग्रुप इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है, लेकिन यंग ग्रुप को बचाने के लिए आप अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। लिंग कहती है कि तुम इस सब के बारे में ना सोचो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतने में वो वहाँ पर आता है, जिसको देखते हुए वो उस पर गुस्सा उतारते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के बाद ये बोलने लगेगी। वो दोबारा से जाकर तोंग को चेक करने लगता है और कुछ देर बाद वो उनको बताता है कि इसकी कंडीशन पहले से ज्यादा खराब है, उतनी खराब कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तभी लिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। ये बात सुनते हुए तोंग कहती है कि इस पर गुस्सा मत करें, हो सकता है कि मेरे नसीब में ही ये लिखा हो, शायद ये मेरी ही किस्मत है कि मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगी इतने ज्यादा ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद भी। वो तोंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना। तो वो कहती है किस लिए, तो वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जिसके बाद वो उसका गाउन रिमूव करने ही वाला था कि वो फिर से चीखती है। ये देखते हुए लिंग वो को मारने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी तोंग उसे कहती है कि सिस्टर प्लीज रुक जाए। तोंग को बोलता देखकर लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है तुम ठीक हो गई, तुम बोल सकती हो अब। तभी लिन कहती है कि मास्टर मैं आपको मान गई, मैं जानती हूँ कि इसको क्योर करने का यही तरीका था, इसीलिए आपने ये तरीका अपनाया, क्योंकि जेंटल केयर से हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। ये बात सुनते हुए वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समझी। और लिंग अब बहुत ज्यादा
ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी और एम्बेरस होते हुए वो वू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसके बाद टोंग आगे बढ़ते हुए कहती है कि थैंक यू, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है मैं बता नहीं सकती, मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे रीपे करूं। तो वो उसके कान के करीब जाते हुए कहता है कि मुझे ब्रदर इन लॉ बोला करो, इसी से तुम मुझे रीपे कर दोगी। ये बात सुनते हुए वो स्माइल करती है और हैरान होकर लिंग की तरफ देखती है। लिंग आकर टोंग से पूछती है कि इसने तुमसे क्या कहा। तो टोंग कहती है कि इसने कहा कि मैं इसे ब्रदर इन लॉ बोलूं सिस्टर। ये बात सुनते हुए लिंग स्माइल करते हुए वो की तरफ जाती है और वो के सामने जाते हुए बोलती है कि ऐसा हो सकता है, अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक करने में कामयाब हो गए तो जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा। लिंग की बात सुनते हुए वो स्माइल करता है और उसको स्माइल करता देखकर लिंग भी स्माइल करती है। लेकिन इस स्माइल में ये दोनों खुश थे या एक दूसरे को टीज कर रहे थे ये समझ में नहीं आया। इतने में मेड आते हुए बताती है कि आपके सेकंड अंकल आए हैं और लिंग जाती है अपने सेकंड अंकल से मिलने के लिए। सेकंड अंकल बोलते हैं कि मैंने सुना कि टोंग का एक्सीडेंट हो गया, मैंने सोचा कि जाकर उसके बारे में पूछ लूं। ये बात सुनते हुए लिंग कहती है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है और उसको होश नहीं आया, कब तक आएगा मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन वो किस हॉस्पिटल में है ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक्सीडेंट किसी ने करवाया था। सेकंड अंकल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लिंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। ये बात सुनते हुए लिंग कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लॉन्ग से मिले हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आपके सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो सेकंड अंकल हंसते हुए कहते हैं कि टोंग के बारे में ना बताओ, वो तो ठीक हो भी जाए ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनते हुए तो लिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लिंग बोलती है आपका दिमाग खराब हो गया है, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। और फिर लिंग और सेकंड अंकल के दरमियान बहुत बहस होती है जिसमें सेकंड अंकल उसे कुछ धमकियां देते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सब लिंग के पास आ जाते हैं और टोंग लिंग से कहती है कि अब हम क्या करेंगे सिस्टर। लिंग वो की तरफ देखते हुए उसके सामने आकर बोलती है कि तुम ग्रैंडपा को होश में ले आओगे ना। तो वो ना में सर हिलाते हुए कहता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, मुझे पहले उनको देखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो ग्रैंडपा का चेकअप करते हुए लिंग को बताता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, ग्रैंडपा की हालत काफी खराब है और ऐसे पेशेंट्स को कुछ रेयर केसेस में ही होश आता है, वरना हम उनको बचा नहीं पाते। ये सुनते हुए लिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लिन बोलती है कि मुझे ग्रैंड मास्टर पर पूरा यकीन है कि ये ग्रैंडपा को ठीक कर देंगे। ये बात सुनते हुए वो उसे बोलता है कि तुम्हारा मुझ पर इतना यकीन मुझे परेशान कर रहा है और मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाल रहा है, इतना यकीन मत करो मुझ पर। और लिंग कहती है कि क्या मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन वो घबराते हुए बोलती है लेकिन क्या। ये बात सुनते हुए वो उसे बताता है कि 10 to 20% चांसेस ही है बस। तो लिंग कहती है कोई बात नहीं, अगर 1% चांस हो मैं तब भी ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन जो नहीं। प्लीज तुम एक दफा ट्राई करके तो देख लो, अगर तुम हार भी गए या फिर कुछ गलत भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो लिंग से कहता है कि ये डेंजरस तो है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, क्या पता हमारी उम्मीद और चांसेस बढ़ जाएं। नेक्स्ट सीन में हम मिस वैंग को मीहू के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि डॉक्टर से पूछ रही थी कि क्या ये रिपोर्ट सच है। तो डॉक्टर बताता है कि इनके ब्रेन में एक बोन नीडल है जो कि इनके ब्रेन को इफेक्ट कर रही है और साथ में नर्व्स को भी। अब मिस वैंग पूछती है कि क्या इसको निकाला जा सकता है, तो डॉक्टर कहता है बिल्कुल। ये सुनते हुए मिस वैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है जब डॉक्टर बताता है कि इसको निकालने के बाद इनके मरने के चांसेस 99% होंगे, क्योंकि ये नर्व के साथ इतना ज्यादा मर्ज कर चुकी है कि अगर हमने फोर्स के साथ निकालने की कोशिश की तो ये मर जाएगी। डॉक्टर बताने लगता है कि आपको ये सब पहले कैसे नहीं पता चला, ये बोन नीडल इनके ब्रेन में पिछले 3 साल से है। ये सुनते हुए मीहू कहती है कि कहीं वो की फैमिली ने तो ये सब नहीं किया मामा। तो मिस वैंग कहती है उसी ने किया होगा और डॉक्टर कहता है कि अब कुछ टाइम बाद ये बेहोश भी हो सकती हैं। तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती हैं और डॉक्टर के सामने बेग करते हुए कहती हैं कि प्लीज मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर उन्हें सब्र करने को बोलता है, तभी वो मीहू से कहती है कि मैं उस इंसान से सारे हिसाब बराबर करके रहूंगी, वो कैसे कर सकता है हमारे साथ ऐसा। और वो गुस्से में वहाँ से जाने ही वाली थी कि तब मीहू की हालत फिर से खराब होती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिंग को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि अब से यहाँ का न्यू CEO लॉन्ग होगा। ये सुनते हुए वो चुपचाप उठकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि दरवाजा खुलता है। सामने लॉन्ग उसे देखते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें अफसोस हो रहा होगा कि तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चुना। ये सुनते हुए लिंग कहती है कि अगर मेरे पास कोई अच्छा चांस होता भी तब भी मैं तुम जैसे
जैसे घटिया इंसान को कभी ना चुनती। लिंग उसके इंसल्ट कर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अपनी इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और रात में क्लब में वो जिन, तिंग और सेकंड अंकल के साथ मौजूद होता है। वहीं पर तिंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है उस लिंग को काबू करने का, उसके बहुत से वीक पॉइंट्स मालूम है मुझे। तो वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे लिंग को नीचा दिखाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम वो को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि पत्तियों में जकड़ा हुआ था। लिन जो कि उसके करीब बैठते हुए उसे सूप पिलाती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। तभी वो बोलता है कि डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो लिन कहती है कि आप जैसी एक्टिंग कर रहे हैं किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आपको सच में चोट लग गई। कुछ ही देर में असिस्टेंट आकर उन्हें सारी सिचुएशन समझाती है, जिसके जाने के बाद लिन फिर से वो के करीब आने लगी थी। अब वो कुछ और नहीं कर पाता तो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर के आने पर उसे कोई भी बहाना समझ में नहीं आता। तो वो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे गर्दन में दर्द होने लगी थी। डॉक्टर कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि कोई ऐसा पार्ट भी है जो कि सही सलामत हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से जिन, तिंग, सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि क्लब में बैठे कुछ गेम्स खेल रहे थे। इतने में लॉन्ग भागता हुआ वहाँ पर आता है और उनको बताता है कि वो का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसके हाथ पैर टूट गए। ये सुनते हुए वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और लॉन्ग को मारने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि वो लिंग को बता सकें कि उसने किस लूजर को चुना। और वाइन पीते हुए सेलिब्रेशन करते हुए वो डिसाइड करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो अब हमसे कैसे बचेगा, क्योंकि हमारा प्लान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमसे बच ही नहीं सकता। और अब तो वो है भी माजूर, कहाँ ही जाएगा हमसे बचकर। और कुछ ही देर में वो अपनी गेम को दोबारा से कंटिन्यू कर चुके थे और फिर वो वापस जाते हैं अपने विला में, जहाँ पर लिंग और तोंग भी आ गई थी और उन्हें देखते हुए बोलती हैं कि क्या चाहते हो तुम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सेकंड अंकल टैंग बोलते हैं कि तुम्हें ये विला छोड़ना होगा क्योंकि अब से ये CEO लॉन्ग का है। ये सुनते हुए तोंग कहती है कि अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे सिस्टर। तो अभी इससे पहले कि लिंग कुछ बोलती, टैंग कहता है कि ये म्यूट भी बोलने लगी एक कार एक्सीडेंट से बच जाने के बाद। उसके बाद सुनते हुए लिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था तो वो टैंग से बोलती है कि तुम इतने बेशर्म हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दुश्मनों से हाथ मिला लोगे तुम। और लॉन्ग उसे बोलता है कि एक वो के इशारों पर इतना ज्यादा नाच रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सपोर्ट है वो, लेकिन अब तो वो खुद को भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे हाथों मर जो जाएगा वो। तुम्हें तो वैसे भी बिजनेस की कोई नॉलेज ही नहीं, तो तुम हमें बीट कैसे कर सकोगी। अब ना तुम्हारे पास बिजनेस रहेगा, ना फेम और ना ही पैसा। ये सुनते हुए लिंग कहती है कि अगर ये सब चीजें मेरे पास और उसकी वजह से मेरे फैमिली को सफर करना पड़े तो मैं प्रेफर करूंगी कि ये सारी चीजें मेरे पास ना ही हो। लिंग की बात सुनते हुए लॉन्ग और टैंग गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों को धक्के देकर इस घर से निकाल दो। हमने तो इन्हें टाइम दिया था कि कुछ सामान पैक कर लें, लेकिन इन्हें सामान की जरूरत ही नहीं। लिंग और टोंग काफी ज्यादा घबरा जाती हैं कि इतने में वहाँ पर एंट्री होती है तिंग की, जो कि उन दोनों के सामने आकर हीरो बनते हुए बोलता है कि इन दोनों को तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते। तभी लॉन्ग उसे गिरेबान से पकड़ते हुए बोलता है कि क्यों नहीं। अब ये तो उन तीनों का प्लान था ताकि वो तिंग को उनके नजरों में अच्छा बना सके। और तिंग लॉन्ग को थप्पड़ मार देता है, जिस पर लॉन्ग सोचता है कि इस बदतमीज ने इतना जोर से थप्पड़ मार दिया, ऐसा कुछ तो नहीं था हमारे प्लान में। तिंग उन दोनों बहनों के सामने हीरो बनने की कोशिश करने लगा था और लॉन्ग और टैंग से कहता है कि मैं इनको ना तो यहाँ से जाने दूंगा बल्कि तुम्हें लिंग को दोबारा से CEO बनाना होगा। और लॉन्ग और टैंग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे सच में वो तिंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए और कहते हैं कि आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन लिंग कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है टोंग के साथ। उनके जाने के बाद तिंग उन दोनों पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम पागल हो क्या, मुझे इतना ज्यादा एम्बेरस कर दिया उन दोनों के सामने। तो लॉन्ग कहता है फिक्र मत करो, हम उन दोनों को जाने नहीं दे सकते, हमें कोई और अच्छा प्लान बनाना होगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम मीहू को देखते हैं जो कि अपनी मदर से बोलती है कि मम्मा प्लीज घर चले ना, मैं हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहती हूँ। तो उसकी मदर जो कि फ्रूट्स कट कर रही थी वो रोते हुए बोलती है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं कोई उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती, अगर ये डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो मैं कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये बात सुनते हुए मीहू कहती है कि उम्मीद छोड़ दें क्योंकि अब डॉक्टर्स बता चुके हैं कि मेरे बचने के कोई चांसेस ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम वो को हॉस्पिटल के बेड पर देखते
आते हैं जो कि लिन को मीहू की कंडीशन के बारे में बताने लगता है और बताता है कि 3 साल पहले वो मरने वाली थी। तभी मैंने ग्रैंडपा से वादा किया कि मैं उसको बचा लूंगा और मैंने उसके ब्रेन में गोस्ट नीडल डाली ताकि उसकी जान बच जाए, मगर अब वही नीडल उसको तंग करने लगी है और उसकी जान बचाई नहीं जा सकती। ये बहुत टफ होगा। ये बात सुनते हुए लिन कहती है कि क्या अब आपके पास भी कोई रास्ता नहीं? तो वो कहता है कि रास्ता तो है। मुझे अब समझ में आया कि ग्रैंडपा ने हमारी एंगेजमेंट क्यों फिक्स की, क्योंकि हमारी वेडिंग के बाद यिन और येन के अलाइन होने से ही वो ठीक हो जाएगी। ये सुनते हुए लिन कहती है इसके अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि आप मेरे ग्रैंड मास्टर हैं और आप मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते। इतने में तिंग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आते हुए वू का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लिन क्या है तुम्हारे लिए? वो जैसे ही उसे रिप्लाई करता है तो गार्ड बोलता है तमीज से बात करो, इनसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बात सुनते हुए तिंग गार्ड्स को बाहर निकाल देता है और वो कहता है लिंग वाइफ है मेरी जिसके पास बेबी है मेरा, इसीलिए तुम सोचना छोड़ दो जो तुम सोच रहे हो। ये सुनते हुए तिंग हंसते हुए कहता है कि जो तुम्हारी हालत है इस वक्त, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बेहतर ऑप्शन हो उसके लिए? तिंग उसके सामने कुछ मेडिसिन फेंकते हुए बोलता है कि ये मुझे लिन के कमरे से मिली, जिसको देखकर लिन कहती है कि मास्टर ये मेडिसिन ये तो बर्थ कंट्रोल पिल है। और तिंग कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो फिर से तिंग को गुस्से से घूरता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तभी तिंग कहता है देखो जरा अभी, और जैसे ही मारने के लिए वो की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर आ जाती है ज़ेंग, जो कि तिंग की इंसल्ट करते हुए उसे रूम से जाने को बोलती है। लेकिन तिंग इस सब के लिए एग्री नहीं था और अपनी मदर से कहता है कि इस पर्सन के लिए आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। लेकिन ज़ेंग के घूरने पर उसे बाहर जाना पड़ा था और उसके जाने के बाद वो लिन को भी बाहर जाने को बोलता है। तो लिन कहती है कि ठीक है मैं बाहर जाकर आपका वेट करूंगी और उसको फॉरहेड किस देते हुए बाहर चली जाती है। और उसके जाने के बाद ज़ेंग वो से सॉरी करती है कि तिंग की वजह से तुम्हें इतनी मुश्किल देखनी पड़ी। वो ज़ेंग को इस बात पर यकीन दिलाने लगता है कि ये सब कुछ तिंग का ही किया हुआ था। और ज़ेंग तिंग को फिर से रूम में बुलवाते हुए कहती है कि क्या वो का कार एक्सीडेंट तुमने करवाया या तुम कहीं और बिजी थे? ये सुनते हुए तिंग कहता है कि अगर मैंने करवाया होता तो आपके सामने ये जिंदा ना होता। ये बात सुनते हुए ज़ेंग गुस्से से कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो। तो तिंग कहता है कि आप पागल हो गई हैं क्या? आप इस पर्सन की वजह से मुझे कैसे इंसल्ट कर सकती हैं? और ये बात अभी तक तिंग को हजम नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी मदर ने आज तक उसको कभी भी नहीं डांटा। वो तिंग के सामने ज़ेंग को ऑर्डर्स देने लगता है कि जरा मेरी टांगे तो दबाओ, तो वो बिल्कुल वैसा ही करती है। और तिंग कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, ये आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है मम्मा। तो ज़ेंग कहती है कि तुम बीच में मत आओ, ये मेरा फ्रेंड है और मैं जानती हूँ कि ये मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा जिसकी वजह से मैं एम्बेरस हूँ। वो ज़ेंग से कहता है कि ये तुम्हारा अडॉप्टेड बेटा है लेकिन इसे एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। तो ज़ेंग बोलती है कि प्लीज इसके बारे में बात मत करो, मैंने उसे बहुत पैम्पर किया है, बेशक वो मेरा अडॉप्टेड बेटा है। में मिस वैंग वहाँ पर वो को देखते हुए उसे मारने के लिए आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुमने मेरी बेटी के ब्रेन में वो गोस्ट नीडल डाली है, मैं जानती हूँ इस बात को। वो हैरान होता है कि आपको ये कैसे पता चला और मैं उसकी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही उसको हार्म कर रहा हूँ, मैंने उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन मिस वैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मिस वैंग से बचने के लिए वो खड़ा हो जाता है, जिसे देखते हुए ज़ेंग को पता चल गया था कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी। अब ज़ेंग गार्ड्स को बुलाती है ताकि वो मिस वैंग को वहाँ से बाहर निकाल सके। और मिस वैंग के जाने के बाद वो वू से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बताता है ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ या फिर आपके बेटे का प्लान क्या था और कार एक्सीडेंट के बारे में आपको पता चल जाए। ये बात सुनते हुए ज़ेंग कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी। और उसके जाने के बाद लिन आते हुए वू से सारी डिस्कशन करने लगी थी। दूसरी तरफ मीहू के हॉस्पिटल रूम के बाहर हम लॉन्ग को देखते हैं। जो लॉन्ग बाहर खड़ा होते सोचता है कि इतना टाइम हो गया और मुझे इसकी इलनेस के बारे में पता लगा, लेकिन मैं अपना फायदा निकलवा नहीं सका, इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। इतने में मिस वैंग वहाँ पर आते हुए कहती हैं कि अरे जो लॉन्ग तुम यहाँ पर? तो लॉन्ग बोलता है हाँ बस मीहू की फिक्र हो रही थी तो उसको देखने के लिए आया। तो मिस वैंग रोने लगती है कि उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, पता नहीं हम उसको बचा पाएंगे या नहीं। तो लॉन्ग कहता है फिक्र मत करें, हम कोशिश करेंगे। और मीहू के पास जाते हुए उसे कहता है कि मैं अपने मास्टर के पास तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, वो तुम्हें क्योर कर देंगे। मीहू कहती है कि अभी सबका कोई फायदा नहीं, लेकिन लॉन्ग कहता है कि मुझ पर एक दफा यकीन करके देखो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ वापस चाहिए तो। और उसकी बातें सुनते हुए मीहू सोच में पड़ गई थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो अपने रूम
में बैठा अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जरा मीहू को चेक करके आओ, और जैसे ही वो जाने वाली थी तो उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या सच में लिंग ने ये मेडिसिन ली है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने खुद उनको ये मेडिसिन प्रोवाइड की थी और उनको खाते हुए भी देखा है। तभी वो उसको जाने के लिए बोलता है तो वो वहाँ से चली गई थी। और दूसरी तरफ हम मिस वैंग को देखते हैं जो कि मीहू को साथ लेकर लॉन्ग के साथ जाती है उस मास्टर के पास, जो कि कोई रियल मास्टर नहीं बल्कि एक फेक मास्टर था जिसको हायर किया था लॉन्ग ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे ही मिस वैंग अंदर एंटर होती है श्राइन के तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, अगर तुम यहाँ पर रुकी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। तो मिस वैंग कहती है कि ठीक है मीहू यहाँ पर रुके, आप बस इसको बचा ले, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और मीहू को वहाँ पर अकेला छोड़ते हुए वो वहाँ से चली जाती है। मीहू को हॉल में इंटर होता देख वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का ड्रामा करने लगे थे, लेकिन कुछ ही देर में मीहू बेहोश हो जाती है। लॉन्ग उसको देखकर एक इवल स्माइल देता है और फिर खड़े होकर जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो फेक मास्टर बोलता है कि ये लड़की तो बहुत प्यारी है, तुम्हें मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे। तो उसकी बात सुनते हुए लॉन्ग उसे कुछ और पैसे देता है, जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला गया था। और मीहू के पास बैठकर एक इवल स्माइल के साथ लॉन्ग बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों में हो और मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। वो को असिस्टेंट आकर मीहू की कंडीशन के बारे में बताती है तो वो असिस्टेंट को वहाँ से भेजने के बाद मिस वैंग को कॉल करके पूछता है कि कहाँ पर है मीहू, मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ। तो वो हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हम मास्टर के पास हैं और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। कॉल बंद करते हुए वो कहता है कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, और फिर चैन को कॉल करते हुए पूछता है कि क्या तुम किसी मास्टर को जानते हो। चैन का कहना था कि वो नहीं जानता। तभी वो बोलता है यानी कि वो कोई फेक मास्टर होगा, प्लीज जल्दी से ढूंढो कि मीहू है कहाँ पर। और हमारा सीन शिफ्ट होता है मीहू पर, जो कि एक रूम में अभी भी बेहोश थी और उसको बांधा गया था और लॉन्ग उसी के पास मौजूद होता है। कुछ ही देर में मीहू को होश आ गया था और लॉन्ग को देखते हुए बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो इवल स्माइल देते हुए बोलता है कि अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। तो मीहू बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, और वो गोस्ट वाला सारा ड्रामा वो सब क्या था। तो लॉन्ग हंसते हुए कहता है कि मैं सिर्फ शक्ल से अच्छा दिखता हूँ, लेकिन ये फेवर हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने ये तुम्हें नहीं पता। इस पर मीहू और लॉन्ग की फाइट होने लगी थी और मीहू बोलती है कि एक दफा मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते हुए लॉन्ग बोलता है बहुत यकीन है तुम्हें कि तुम यहाँ से निकल जाओगी, तुम अब यहाँ से नहीं निकल सकती। लेकिन मीहू उसे बार बार प्रोवोक करने लगती है कि लॉन्ग को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका गला दबाने लगा था। इससे पहले कि मीहू की सांस रुक जाती वो पीछे हटता है और फिर कहता है कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी अकड़ तोड़ कर रहूंगा। और फिर उसकी वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ता है, जिस पर मीहू और भी ज्यादा घबरा गई थी। और जब खुद को छुड़ाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाती तो वो लॉन्ग के एयर पर बाइट कर देती है, जिसकी वजह से उसके एयर से ब्लड आने लगा था। और अपने कान को देखते हुए वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया, और गुस्से में उठाकर वो मीहू को मारने ही वाला था एक पास के वहाँ पर वो आते हुए उसे रोका है और फिर वो उसे धक्का देते हुए मीहू को खोलने लगा था। और मीहू सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि वो तुम आ गए। इतने में मिस वैंग भी अंदर आ जाती है और उसे मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सारी इवल प्लानिंग करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लॉन्ग वहाँ से भागता है तो उसको देखते हुए वो भी उसका पीछा करने लगा था, लेकिन बाहर एक गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और वो उनको ऑर्डर देता है कि इसको ले जाओ, इसके साथ क्या करना है वो मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा। मिस वैंग अपनी बेटी को हक कर लेती है और फिर मीहू को लेते हुए जाती है घर, जहाँ पर लिन उनको कन्विंस करती है कि ग्रैंड मास्टर ही वो है। मिस वैंग पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन फिर लिन के बार बार कन्विंस करने पर सोचती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। मुझे लगता है कि मुझे वो को एक चांस देकर देखना चाहिए, क्या पता कि वो मीहू की जान बचा ले, और अगर वो ना बचा पाया तो फिर मैं कुछ सोच लूंगी इसके बारे में। मिस वैंग वो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरी बेटी को बचा लो, और सोचती है कि इतना ड्रामा कर दिया इस पर कोई असर नहीं हो रहा क्या मेरी बात का। तो लिन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यिन और यैन एनर्जीज को मिलना चाहिए तभी ये ठीक हो सकती है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं इनकी वेडिंग फिक्स कर दूंगी। ये बात सुनते हुए लिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रैंड मास्टर की एक लवर है और वो लवर कोई और नहीं बल्कि लिंग है। ये बात सुनते हुए मिस वैंग कहती है कि एंगेजमेंट क्या खत्म हुई, तुमने इतनी जल्दी लवर भी बना ली। तो लिन बोलती है अब ज्यादा बातें मत करें, मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, ये दोनों साथ में एक दिन स्पेंड करके देख लें, क्या पता मीहू ठीक हो जाए। इस पर मिस वैंग कहती है कि ये क्या बात हुई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो लिन बोलती है आपकी मर्जी, वैसे भी ग्रैंड मास्टर के पास उनकी लवर तो है ही, और सोचने लगती है कि इनके शायद मिलने से हो सकता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन निकल आए। और लिन ग्रैंड मास्टर को छोड़ दे। मीहू अपनी मदर को चुप करवाती है तो उनकी आंखों में आंसू
आ गए थे और वो उसको देखते हुए सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ कोई भी मिरेकल डॉक्टर अब तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन वो की बातें सुनते हुए एक दफा फिर से मैंने इस पर यकीन किया है। शायद इसकी वजह से तुम बच जाओ या फिर शायद ये मेरी फजूल की उम्मीद हो। हॉस्पिटल में लिंग ग्रैंडपा के रूम के बाहर ही मौजूद होती है कि जब उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और तोंग उसके पास आते हुए बोलती है कि सिस आपको क्या हुआ। तो लिंग बहाना बनाते हुए कहती है कि कुछ नहीं, जिसके बाद उसे असिस्टेंट की कॉल आती है। तोंग पूछती है कि किसकी कॉल है और क्या कह रही है वो। तो लिंग कहती है कि अरे कुछ नहीं, मुझे बताओ कि वो के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ये बात सुनते हुए तोंग बोलती है कि ये अचानक से वो का टॉपिक कहाँ से छिड़ गया, मुझे बताएं कि क्या आप उसको लाइक करती हैं। तो तोंग की बात सुनते हुए लिंग जल्दी से इसको डिनाई कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इतने में लिंग की फिर से तबीयत खराब होने लगी थी और तोंग कहती है कि बाकी सब छोड़े, हमें सबसे पहले जाकर आपका टेस्ट करवाना होगा। रात में हम तेंग को तेंग और जिन के साथ क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि शेन तो इतना ज्यादा पावरफुल था, आखिर अचानक से वो बर्बाद कैसे हो गया। तो तेंग कहता है कि मेरी मदर से जाकर पूछो, पता नहीं वो के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। और फिर वो प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर लिंग को अपनी बातों में कैसे फंसा सकते हैं वो। और लिंग जैसे ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखती है तो सोचने लगी थी कि मैं तो बर्थ कंट्रोल पिल्स पर थी, तो ये सब कैसे हो गया, ये पॉजिटिव कैसे आ सकता है। और फिर हम देखते हैं वो को जो कि मीहू को ट्रीट करने की एक कोशिश करने लगा था कि शायद मीहू बच जाए। इतने में ज़ेंग कुछ प्रोफेसर्स के पास जाती है पूछने के लिए कि क्या सच में वो मीहू को क्योर कर पाएगा। तो वो बताने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्रोसेस है, इसमें मीहू की जान भी जा सकती है, लेकिन अगर वो मीहू को बचाने में कामयाब हो गया तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि आपके गोस्ट फेस को भी वो क्योर कर देगा। कुछ देर के बाद मीहू वू से कहती है कि क्या मुझे ट्रीट करने का और कोई रास्ता है ही नहीं। तो वो कहता है कि जो ये रास्ता है ये भी बहुत मुश्किल होगा। इस पर मीहू कहती है कि शायद मेरी किस्मत ही यही है कि इसमें ट्रू लव नहीं लिखा गया, लेकिन तुम कितने अच्छे हो ना, मेरी मदर ने तुम्हें कितनी दफा जलील किया लेकिन फिर भी मुझे बचाने के लिए तुम वापस आ गए, जबकि तुम भी ये बात जानते हो कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारी बहुत सी एनर्जी ड्रेन होगी। तो वो कहता है कि मेडिसिन की स्टडी के बाद लोगों की जान बचाना ही आपका पहला फर्ज है। इतने में मीहू रोते हुए उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे ट्रीट नहीं कर पाए तो मैं मर ही जाऊंगी और ये उम्मीद बहुत कम है कि मैं बच जाऊं। क्या तुम मेरे साथ एक अच्छा दिन स्पेंड करोगे, क्या तुम मेरे साथ लंच पर जाओगे। मरने वाले की ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं तो प्लीज मान जाओ। और वो इसके लिए मान जाता है और जाता है उसके साथ लंच पर। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिंग को जाकर ये बात बताती है कि आपके फादर की ग्रेव की बोन्स चुरा ली गई हैं, जिस पर वो परेशान होते हुए बोलती है कि जल्दी से गाड़ी रेडी करवाओ, मैं खुद जाऊंगी अपने फादर की ग्रेव देखने के लिए। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट वॉशरूम में जाते हुए किसी को कॉल करते हुए बोलती है, जैसा तुमने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा कि मैं चाहती थी। जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि वो किसी के लिए काम तो कर रही है, लेकिन वो कौन है। कुछ ही देर में तोंग परेशान होने लगी थी क्योंकि उसे यांग लिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और वो कहती है कि आखिर सिस्टर कहाँ पर चली गई। और मीहू जो कि रेस्टोरेंट का बिल दिए बगैर वो को लेकर वहाँ से भाग गई थी। वो कहता है कि तुम्हें बचाने का एक और रास्ता है, उसके लिए हमें ज़ेंग की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या फिर भी तुम उसको ट्राई करना चाहोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसको ट्राई करूंगी। ये सुनते हुए वो कहता है कि ठीक है हम ज़ेंग के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम रेस्टोरेंट का बिल तो पे कर दे। तो वो हंसने लगती। कुछ ही देर में वू और मीहू जाकर मिलते हैं ज़ेंग से और वहाँ पर वो दोनों प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। तो ज़ेंग कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर वो कहता है क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इससे मैं क्योर हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगी। फिर वो मीहू के बारे में पूछती है तो मीहू कहती है कि जो भी रिजल्ट हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं विलिंग हूँ इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए। अब ज़ेंग शर्त रखती है कि वो दोनों प्रोफेसर्स भी ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर मौजूद होंगे, जिससे ज़ेंग को कुछ ज्यादा गारंटी मिल जाएगी। वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाला था उससे पहले मीहू और ज़ेंग को सब कुछ समझाता है। तो वो दोनों प्रोफेसर्स बोलते हैं कि ये बहुत रिस्की है, तुम जानते हो कि इसमें या तो तुम्हारी जान चली जाएगी या फिर इन दोनों की, तुम तीनों की जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो। लेकिन वो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए रेडी हो गया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिंग को देखते हैं जो कि एक रूम में बेहोश पड़ी थी। जैसे ही उसे होश आता है तो
अपने सामने तिंग को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो तिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं, और उसके तरफ बढ़ता है और वो ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिस पर वो प्रोफेसर बोलते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ट्रीटमेंट कभी पॉसिबल हो भी सकता है। कुछ ही देर में वहाँ पर आती है तोंग, जो कि लिन से बोलती है कि मुझे जल्दी से वो से मिलवाओ, मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर कहाँ पर है। ये बात सुनते हुए लिन कहती है कि मैं अभी मास्टर से नहीं मिलवा सकती, वो एक ट्रीटमेंट में बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनको इंटरप्ट ना किया जाए। तोंग वेट करने लगी थी, लेकिन एक एक लम्हा उस पर भारी पड़ रहा था और दूसरी तरफ वो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यांगलिंग तिंग को धक्का देते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन तिंग दोबारा से उसको पकड़ने में कामयाब हो गया था। तभी यांगलिंग के हाथ में लगता है एक बांस और उसे बांस से वो तिंग के ऊपर वार कर देती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लगा था। लेकिन फिर भी तिंग को इतनी ज्यादा चोट नहीं आती कि वो बेहोश हो जाता या फिर लिंग वहाँ से भाग सकती। तो यांगलिंग की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ से वो बांस लेकर वो बोलता है कि तुमने मुझ पर अटैक किया, अब मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा वो बर्दाश्त कर लेना, खुद को टॉर्चर करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। कुछ ही देर में ज़ैंग के साथ वो बाहर आता है। तभी तोंग उसे बोलती है कि सिस्टर का कहीं भी पता नहीं चल रहा, प्लीज उसको ढूंढे। तो ज़ैंग कहती है कि रुको मैं पता करती हूँ, और तिंग को कॉल करते हुए कहती है ये सब तुमने किया है ना? तिंग जल्दी से यांगलिंग को वापस लेकर आओ। तो वो कहता है मैं आपका बेटा हूँ ना, आप कभी भी मेरा साथ नहीं देती, मुझे समझ आ गया कि मैं आपका अडॉप्टेड बेटा हूँ और आप मुझे कभी भी अपना सका बेटा नहीं समझेंगी। तो जल्दी से वो फोन पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तो फिर यांगलिंग से बदला किस बात का? ये बात सुनते हुए वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ अगर बचाना चाहते हो यांगलिंग को। और फोन बंद करने के बाद यांगलिंग को धक्का देते हुए बोलता है कि जब तक वो आएगा तो वो देखेगा कि मेरी पावर है क्या। कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच गया था। जो जिन और बाकी आदमियों के पास जाते हुए बोलता है कि कहाँ पर है यांगलिंग। जिन उसे देखकर हंसते हुए बोलता है कि अरे इतने बहादुर हो तुम, अकेले ही आ गए, वो भी इतने आदमियों से लड़ने। लेकिन वो अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उन सबसे फाइट करके जिन के पास जाते हुए उसके सर पर एक बोतल तोड़कर कहता है कि मुझे बताओ कहाँ पर है यांगलिंग। और वो की बात सुनकर और उसका इतना गुस्सा देखकर डरते हुए वो बता देता है यांगलिंग के बारे में। वो जल्दी से उस जगह पर पहुँचता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि तिंग ने यांगलिंग के गले पर चाकू रखा था और वो से बोलता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। वो पहले तो उसे गुस्से से घूरता है, लेकिन फिर अपनी नीडल्स का यूज करते हुए उसे पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गया था। और यांगलिंग स्माइल करते हुए वो की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको हक कर पाती वहाँ पर लिन और तोंग आ जाते हैं। और तोंग बोलती है कि सिस्टर आप ठीक है ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर घूर कर देखती है वो को, तो वो कहता है कि मुझे क्यों घूर रही हो, मैंने क्या किया? तोंग इसका आंसर नहीं करती और तभी लिंग बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने मुझे ड्रग्स दिए थे, क्या तुम मुझे बाहर तक लेकर जा सकते हो? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि वो यांगलिंग का हाथ पकड़ता तोंग कहती है खबरदार। यांगलिंग बोलती है तोंग ये क्या ड्रामा है, हस्बैंड है वो मेरा, क्या कर रही हो तुम? तो तोंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं वो मिंग को जानूंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सब कुछ। यांगलिंग वो से बोलती है कि जल्दी से मुझे कन्फेस करो, तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओगे तो फिर मैं अपनी वेडिंग अनाउंस कर दूंगी। ये बात सुनते हुए लिन को तो बहुत गुस्सा आता है और तभी तोंग बोलती है कि अरे वो जल्दी से बताओ कि तुम किसको चूज करोगे, सिस्टर को या फिर मुझे। इस पर वो दोनों ही आकर वो के कान पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि जल्दी से आंसर करो। और तभी वो इस ड्रीम से बाहर आता है और वो डॉक्टर शू के क्लासरूम में था। तो डॉक्टर शू बोलते हैं कि तुम ड्रीम से बाहर आ गए, मैंने तुम सबको ड्रीम्स देखने का बोला था, लेकिन इतने गहरे ड्रीम्स भी नहीं। क्लास एंड होती है, जिसके बाद डॉक्टर शू तो वहाँ से चले गए थे और उनके जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी लड़की वहाँ पर वो में तो इंटरेस्टेड थी ही नहीं, इवन तोंग भी नहीं। और हमें पता चलता है कि वो अपने किसी दूसरे क्लास फेलो में इंटरेस्टेड थी और उसके साथ ही वहाँ से बाहर चली जाती है। तो वो सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन कोई बात नहीं, ड्रीम में भी मैंने देखा कि मैं लोगों को हील कर सकता हूँ, मुझे एक ड्रीम में भी कुछ तो मिला। ये सब सोचकर वो वहाँ से जाने ही वाला था जब किसी लड़की की आवाज पर वो रुकता है और वो लड़की जैसे ही उसके सामने आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि यांगलिंग थी, जो कि उससे बोलती है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे असिस्ट करेंगे? तो उसको स्माइल करता देखकर वो भी स्माइल करता है, यानी कि उसका आंसर हाँ था। फाइनली उसका ड्रीम ट्रू तो हो ही गया और उसे उसका लव मिल गया। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है
तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।